the ideal concept. हेलो दोस्तों, मैं किशोर एक बार फिर आपके साथ है इंग्लिश क्लास के साथ हूँ आपके सामने। पहले तो मैं आपको कैसे हैं बताएं। मेरे ख्याल से मैं होप भी करता हूँ, मैं प्रे भी करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में रहे होंगे। जैसा कि मैं बोलता था कि रोज़ जब हम आएंगे एक लाइव क्लासेस लेके आपके लिए, तो पहले हम करंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का करंट टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ, अभी आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक ही करंट टॉपिक चल रही है, डेट इज कोविड-19। तो उसी के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है, डबलिंग रेट। आप देखते होंगे न्यूज में दिखा रहा है, देखिए हमेशा डबलिंग रेट जो है ये हो गया वो हो गया। तो ये पहले समझेंगे हम ये कि डबलिंग रेट होती क्या है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर हम समझेंगे INS, ये इंडियन नेवी की शिप है INS, जहाँ पर कि नेवी ऑफिसर जो है, नेवी के जो वहाँ पर हमारे इंडियन नेवी के जो जवान हैं और ऑफिसर्स भी, वो भी इन्फेक्टेड हो गए। तो ये कैसे हुई है, कितने संख्या में है, ये सब मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि डबलिंग रेट होती क्या है। बाबू, डबलिंग वर्ड जो ही है ना, ये डबल का वर्ड V4 है, V फॉर्म। आपको पता है कि V1 प्लस ING जब हम यूज करते हैं तो वो V4 बन जाता है। यानी डबल का मतलब दोहराना, डबल होने का मतलब वो दोहराना, यानी दोबारा हो जाना। और ये डबलिंग रेट का मतलब होता है बाबू कि अभी मान लो शुरू में दुनिया में 3.5 दिन में जो इन्फेक्शन होता था, जितने इन्फेक्टेड लोगों की संख्या होती थी, वो उतना ही संख्या अब 7.5 दिन में हो रही है, यानी डबल। मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 7 नहीं लिखा है, 7। मान लो कि 3.5 दिन में, पहले मान लो कि अगर 100 लोग इन्फेक्टेड होते थे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द फैक्ट, आई एम गिविंग द एग्जांपल। 3.5 दिन में 100 लोग इन्फेक्टेड होते थे, अब यही 100 लोग को इन्फेक्टेड होने में 7.5 दिन लग रहा है, यानी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल आर सेम बट द डेज आर डिफरेंट। पहले 3.5 दिन लगते थे, अब 7.5 दिन लग रहे हैं। तो ये 100 से 50 से 100 होने में लगता था 3.5 दिन, अब 50 से 100 होने में लग रहा है 7.5 दिन, यानी डबल होने में कितना दिन लग रहा है, 7.5 दिन। यानी आप देख सकते हैं, नहीं ये अप्रॉक्स की ये फिगर है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, डबलिंग रेट यही होती है और ये न्यूज की है जो आपको जानना चाहिए। तो एक ये अच्छी इंफॉर्मेशन है कि अब जो इन्फेक्टेड रेट है वो थोड़ा सा लो हुआ है, थोड़ा सा डाउन गया है, जो हमारे लिए अच्छी न्यूज है। एक और बात है कि आपको पता है कि 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर इन्फेक्टेड, कई डिस्ट्रिक्ट बिहार में भी और अलग अलग जगहों पर भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट और रीजन है जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं पहुँची और या फिर ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज जो है वो बहुत कम है। तो वैसे जगह पे बहुत सारी लिबर्टीज दी गई है। तो पता नहीं आप किस इलाके से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर वहाँ लिबर्टीज है तो लिबर्टीज को लिबर्टी की तरह ही यूज करें, उसको टोटली फ्रीडम नहीं माने, क्योंकि लिबर्टी और फ्रीडम में दोनों अलग चीज होती है, ये भी समझने वाली बात है। लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन के ऊपर आपको थोड़ी सी छूट देना, वो लिबर्टी होती है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, उसकी उस रेस्ट्रिक्शन के अंदर में ही आपको थोड़ा सा छूट देना, वो लिबर्टी होती है। और फ्रीडम का मतलब होता है जहाँ पर आपको पूरी तरह छूट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको खुल के जी सकते हो, वो फ्रीडम होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं आई वाज स्टडीइंग इन सैनिक स्कूल एट दैट टाइम, व्हेन आई वाज इन जूनियर क्लासेस, जब मैं जूनियर क्लास में था तो हमारे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थी। जैसे हम अपने जो आप लोग देखते होंगे, पेन की कवर जो है ऐसे करके पुट करते हो, ये हमें अलाउड नहीं थी, हम पॉकेट में हाथ डाल नहीं सकते थे, हम वेस्ट में बाहर नहीं निकल सकते थे, तो ये हमारी रेस्ट्रिक्शन थी। लेकिन वंस वी वर प्रमोटेड इन क्लास 9, जब हम क्लास 9 में प्रमोटेड हुए तो उस समय हमें थोड़ी सी लिबर्टी दे दी, यानी सीनियर को पूरा फ्रीडम था, हमें लिबर्टी दे दी गई थी। लिबर्टी मतलब बाकी रेस्ट्रिक्शन तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ जैसे हम पहले से नहीं डाल सकते थे तो अब हम डाल सकते हैं, पॉकेट में हाथ नहीं डाल सकते थे तो अब हम डाल सकते हैं, हम बिना टॉवेल का रूम से बाहर नहीं निकल सकते थे तो अब हम निकल सकते हैं। तो ये लिबर्टी थी, ये हमारे लिए लिबर्टी थी, इट वाज नॉट अ फ्रीडम। तो ये चीज़ थी। तो यही चीज़ है कि अभी बहुत सारे 20 अप्रैल के बाद बहुत जगह पे थोड़ी लिबर्टी मिली है, तो लिबर्टी को एज ए लिबर्टी यूज करें, डोंट अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड और मेक इट सिमिलर विद द फ्रीडम। आपको ये भी न्यूज़ में आपको पता है कि ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो हमारे इंडियन नेवी तक भी पहुंच गई है। और INS के में जो हमारे नेवी के जवान थे, उनमें से पहला दिन तो बताया गया था कि 14 जवान, लेकिन आज का जो करंट न्यूज़ है उसमें बताया जा रहा है कि 16 जवान को इन्फेक्शन हो चुका है और इन सभी को क्वारंटाइन कर लिया गया है। इनके साथ जो भी इनके संपर्क में थे सबको क्वारंटाइन कर लिया गया है और टेस्ट जारी है। तो ये दो बात की न्यूज़ है जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये थी करंट टॉपिक की बात है। बाकी आप लोग अभी न्यूज़ अपडेट रहिएगा। मैंने एक दिन और बताया था कि हमारे जो ICC इंडियन क्रिकेट BCCI ने एक पहल अपनी तरफ से लगाया है कोविड-19 पर कंट्रोल पाने के लिए। मास्क फोर्स का इन्होंने एक प्ले यूज किया है, मास्क फोर्स। तो ये मास्क फोर्स में इन्होंने रिक्वेस्ट किया है हर इंसान से कि हर इंसान अपने घर में मास्क फोर्स यानी मास्क बनाए। हर इंसान अपने घर में एक मास्क कम से कम बनाए। और उसके लिए ये कैसे मास्क तैयार किया जाएगा, मैंने बताया था कि एक सर्टिफाइड ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए अभी, वो आरोग्य सेतु, जिसमें बताया गया है कि मास्क कैसे प्रिपेयर करना है। और आपने टीवी पर अगर आप देखते होंगे तो आप देखते होंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सब जितने भी प्लेयर हैं क्रिकेट के प्लेयर और दूसरे प्लेयर भी, वो इस चीज़ को प्रमोट करते हुए एडवर्टीजमेंट के रूप में दिखाई देते हैं। तो आप भी इसको कॉपरेट करें सो डैट हमारे गवर्नमेंट के ऊपर या किसी भी लोग के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर ना हो सके कि मास्क की दिक्कतें हैं। और अपने घर में मास्क बनाएंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि जो हमारे पास मास्क तैयार होकर आ रही है वो कितना सही है। तो बेटर है कि जब हमारे पास प्रोसेस पता है, हमारे पास सब चीज़ फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम खुद मास्क तैयार करें। तो आप लोग इससे जुड़िएगा जरूर एक बार, जो कि क्रिकेट के तो सब कोई फैन है और क्रिकेट के फैन है और मज़ा भी आता है। मुझे भी क्रिकेट देखने में मज़ा आता है और आप लोग को भी आता होगा। तो शायद पहल थोड़ा कीजिएगा, उन लोगों की बात भी सुनिएगा, है ना। चलिए अब हम आज चलेंगे अपनी इंग्लिश की टॉपिक पे। कल हमने बताया था आपको, कल जो हमने कौन टॉपिक दे दिया था वो आपको पता होगा कि हमने अल्फ़ाबेट आपको बता दिया था कल, है ना। इसमें कोई दिक्कत अगर होगी तो आपको मैंने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अल्फ़ाबेट से एक्सट्रैक्ट किया था तो मुझे लेटर मिला था। लेटर को मैंने कंबाइन करना स्टार्ट किया तो हमें वर्ड मिला। वर्ड को हमने कंबाइन स्टार्ट किया था, कंबाइन करना, तो हमें सेंटेंस मिला था। तो मैंने ये तो बताया था कल, आपको डेफिनेशन भी बता दिया था कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कहते किसको है। लेकिन इस सेंटेंस के लिए क्या जरूरी है, ये चीज़ पर हम लोग आज बात करेंगे। तो ये इसमें अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर जिनके पास मेरी पर्सनल मोबाइल नंबर होंगे व्हाट्सएप पे जरूर आइएगा या कॉल करके मुझे बताइएगा। ये चीज़ आप इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया। आज के बाद आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बेसिक जो था वो कल ही मैंने आपको सॉल्व किया था। आज के बाद मैं ऐसा डील करूँगा, अगर आप सही चीज़ से सही ढंग से इसे समझना स्टार्ट करेंगे तो इट विल नॉट हेल्प यू ओनली इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन और 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे ऑल्सो। बहुत लंबे समय तक आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ों को क्लियर करूँगा और वो आपको ग्रामर आगे सीखने में भी मदद करेगी। तो चलिए आज हम लोग सेंटेंस, जो भी बैंक, SSC, रेलवे वाले बच्चे तैयार करना चाहते हैं, अभी 12 पास हुए हैं, उनको ये सब समझ लेना जरूरी है, सो डेट अगले 1 साल 1.5 साल को जाके इस चीज़ की प्रिपरेशन करके वो अपनी जॉब को ले सके और जिस भी कंपटीशन में बैठे वहाँ ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने ना पड़े। तो चलो मैं आज बताता हूँ सेंटेंस। सबको दिख रहा होगा आई होप। ये सेंटेंस, चलो मैंने तो कल जान गया था कि सेंटेंस कहते किसको, मैं आज फिर एक बार रिपीट करता हूँ। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ 2 or more than 2 words with the meaning is called sentence। जिसका मतलब, मैंने डायरेक्ट इसलिए बोल देता हूँ, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में बाबू वाक्य बोलते हैं, है ना। ये तो पता हो गया आप सबको, इसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। माफ कीजिएगा, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस सेंटेंस में 2 चीज होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक चीज होता है सब्जेक्ट और दूसरा चीज जो होता है वो प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हम पहले इस दोनों को समझेंगे कि ये 2 चीज जो है ये मेन एलिमेंट्स है किसका, सेंटेंस बनने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला है सब्जेक्ट
और दूसरा है प्रेडिकेट। यानी ये दो चीज तो होना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, पहले हम इस चीज को डील करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में बाबू इसको बोलते हैं कर्ता। और थोड़ा और इसको अगर हम तोड़ के विश्लेषण करना चाहें तो इसको बोलते हैं करने वाला। इंग्लिश में इसी को अगर हम बोल सकते हैं परफॉर्मर, यानी परफॉर्म करने वाला। आपको पता होगा कि इंग्लिश की जो ER है ये किसी भी वर्ड में अगर लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है करने वाला। ये सफिक्स जो है सफिक्स प्लस ER अगर किसी भी वर्ड के अंत में लग जाता है तो मैक्सिमम जगह इसका अर्थ निकल जाता है करने वाला। जैसे आप देख लो, प्ले मतलब होता है खेलना, इसमें अगर हम ER लगा देंगे तो क्या बन जाता है प्लेयर, इसका मतलब होता है खेलने वाला यानी खिलाड़ी। और खेलने वाले को क्या कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं। जैसे देखो ड्राइव का मतलब होता है बाबू चलाना, है ना। इसमें अगर हम E ऑलरेडी है तो इसमें R लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है ड्राइवर, इसका मतलब होता है चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला। टीच का मतलब होता है सिखाना, टीच का मतलब क्या होता है बाबू सिखाना और या पढ़ाना। और टीच में ER लगा देते हैं तो बन जाता है टीचर। तो ये क्या बन जाता है पढ़ाने वाला, यानी पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं मास्टर साहब, है ना। ये शिक्षक या मास्टर साहब आपकी अपनी लैंग्वेज। तो यही है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है करने वाला। करने वाला का मतलब इसी को हम लोग बोल सकते हैं परफॉर्मर। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको जैसे देता हूं कि राम गाना गीत गाता है। अब मैं यहां पूछूंगा कि गीत गाने का काम कौन कर रहा है। तो गीत गाने का काम कौन कर रहा है, मैं पूछूंगा कि कौन गीत गा रहा है, तो कौन गा रहा है राम गा रहा है। तो गाने वाला काम यानी काम करने वाला इसमें कौन है, गाने का काम कौन कर रहा है तो राम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या है, राम जो है वो सब्जेक्ट। मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ फिर आई विल कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट कौन है इसमें राम है। यानी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ एक और एग्जाम्पल देखिएगा, उसी का एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, वह पढ़ रहा है। अब मैं पूछूंगा कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है। तो ये वह भी क्या है सब्जेक्ट है, क्योंकि करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। करने वाला को ही तो हम लोग कर्ता बोलते हैं, कर्ता का अंग्रेजी तो सब्जेक्ट होता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए तो अब समझिएगा कि आप देखिए कि ये इसको अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो ये नाउन है और ये क्या है प्रोनाउन है। तो ये बात हमेशा समझिएगा बाबू कि सब्जेक्ट हमेशा दो ही हो सकता है। सब्जेक्ट होने का दो केस है, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अगर आप ये नोट डाउन करेंगे तो मैं डब कर दूं, चलिए मैं डब करता हूँ। अगर नहीं भी किया होगा तो बाद में वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, मैंने क्या बोला सब्जेक्ट दो होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब नाउन क्या होता है ये भी जानने की बात मैंने बताया, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या होता है मैंने वो बताया। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो अब नाउन क्या होता है, तो नेम ऑफ एनीथिंग हम डायरेक्ट बोलते हैं। किसी भी चीज का नाम को हम लोग क्या बोलेंगे नाउन बोलेंगे, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे वो मटेरियल का नाम हो, चाहे वो सब्सटेंस का नाम हो, चाहे वो सॉल्यूशन का नाम हो, चाहे वो बिल्डिंग का नाम हो, किसी भी चीज के, चाहे एक्टिविटीज का नाम हो, किसी भी चीज का या किसी खास स्पीशीज का नाम हो, किसी भी चीज का नाम को हम लोग क्या बोलेंगे नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम राम बोलते हैं तो ये इंसान का नाम है ह्यूमन। अगर मैं ये काऊ बोलता हूं तो एनिमल स्पीशीज का नाम है। अगर मैं यहां पर अगर ताजमहल बोलता हूं तो ये बिल्डिंग का नाम है, या आर्किटेक्ट बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। अगर मैं फुटबॉल बोलता हूं तो ये एक एक्टिविटीज का नाम है, फुटबॉल एक खेल का नाम है कि नहीं, एक्टिविटी एक का नाम है। यानी किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या बोल सकते हैं नाउन बोलते हैं, किसी भी चीज के नाम को। तो ये तो हम समझ गए कि जब भी हम नाउन यूज करेंगे कि तो
तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट नाउन मतलब वो किसी भी दुनिया में किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं? चलो मैं एक सेंटेंस बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है लेकिन वह शराब पीता है। चलो वो अच्छा, तो आप लोग बोलोगे कि सर अच्छा लड़का कैसे हो गया, वो शराब पीता? तो नहीं, हम किसी चीज़ को, छोटी सी नेगेटिव चीज़ को किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं, वो चीज़ उससे दूर किया जा सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया कि चलो मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, राम, हिंदी में पहले मैं समझाता हूँ फिर मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। राम, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लड़के हैं वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे होंगे, डायरेक्ट नहीं समझेंगे, इसलिए मैं हिंदी में पहले समझाता। राम एक अच्छा लड़का है लेकिन वह शराब पीता है। अब बताइए, अब मैं पूछूंगा कि राम एक अच्छा लड़का है लेकिन कौन शराब पीता है, तो यह वह जो वर्ड है वो किसके लिए यूज है? वो राम के लिए यूज है। लेकिन मैं पूछूंगा लेकिन कौन शराब, मानो मैं पूछूं चलो राम एक अच्छा लड़का है लेकिन कौन शराब पीता है? राम के पापा? नहीं। कौन शराब पीता है? तो वह किसके लिए है? तो राम के लिए, यानी राम ही शराब पीता है। तो ये वह जो वर्ड है वो किसकी जगह पर आया है? तो राम की जगह पर आया है। और राम क्या है? तो राम एक नाउन है। राम क्या है? नाउन है। नाउन को हिंदी में बाबू ये तो पता होगा ना, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो वह जो वर्ड है वो राम के लिए यूज हुआ है, और राम जो है एक नाउन है। तो हम लोग यहाँ से ये डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, ये तो निकाल सकते हैं यहाँ से कि नाउन के जगह पर जो वर्ड नाउन के जगह पर यूज होता होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की जगह पर यूज किया हुआ वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं द वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना? द वर्ड which is used at the place of noun is called pronoun। उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है कि नाउन की जगह पर यूज किया हुआ वर्ड, जो वर्ड यूज होता है नाउन की जगह पर उसी को प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने बताया कि राम एक नाउन है और राम की जगह पर हमने वह यूज किया है, तो वह एक क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हिंदी में बाबू सर्वनाम बोलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि नाउन क्या क्या है और प्रोनाउन क्या क्या है। तो नाउन को तो मैंने बता दिया कि दुनिया में किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो। ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो ऐसे आकार का जो ये काम करता है उसी को मार्कर बोलते हैं। ये डस्टर है तो मिटाने वाला को डस्टर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम डस्टर है। ये भी नाम है, तो ये भी नाम है, ये भी नाम है। जो भी चीज आप देख रहे हैं जिसका नाम आप जानते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। तो अब आते हैं कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो पहले ये रब कर दूं, अब समझिए प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं बाबू, मैंने अभी इसका डेफिनेशन बताया, जो नाउन के जगह पर यूज होता है। और मैंने एक अभी वर्ड आपको यूज करके दिखाया कि राम एक अच्छा लड़का है लेकिन वह शराब पीता है, तो वह एक प्रोनाउन है। तो वह का अंग्रेजी होता है बाबू ही, जो कि आपको पता है कि ये मेल के लिए यूज होता है, और ये यानी इसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, और सी को फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं। दोनों का मतलब वह ही होता है। आपको हिंदी में आपको पता होगा दोनों का मतलब वह होता है, यानी ये दो तो, क्योंकि वह हमने यूज किया था तो ये दो तो प्रोनाउन है। इसके अलावा भी बाबू वी, दे, यू, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारा जो है क्या है? प्रोनाउन है। यानी कहीं ना कहीं हम नाउन की जगह इन सब चीजों को यूज करते हैं, तो ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अब समझिएगा एक और, ये तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट बाबू जो होता है उसको इसका हिंदी होता है कर्ता, और इसका मतलब होता है करने वाला, और करने वाला दो ही होता है, यानी नाउन नहीं तो प्रोनाउन। नाउन दुनिया में किसी के नाम को नाउन कहते हैं, और नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो क्या संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं? तो पहले ये चीज आप समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि यही चीज से मैं आपको इधर मुझे लगा कि कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा अगर मैं ज्यादा ब्रॉड जाऊं। चलो मैं इसको रब करता हूं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा।
तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम डायरेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। संख्या के आधार पर सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो कौन दो प्रकार के होते हैं बाबू? तो एक आपको पता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? सिंगुलर को हिंदी में बाबू बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। अब समझिएगा, मैंने अभी तुरंत बताया कि सब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्ट लिखे या ऑब्लिक करके अगर ब्रैकेट में हम ऐसे लिखते हैं नाउन, नाउन नहीं तो प्रोनाउन, और यहाँ भी अगर इसके नीचे हम लिखते हैं नाउन नहीं तो प्रोनाउन, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। तो हम अभी ये भी बोल सकते हैं कि नाउन नहीं तो प्रोनाउन संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो कितना? एक सिंगुलर नाउन और एक दूसरा प्लूरल नाउन, या सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन। तो मैंने बताया कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी जहां एक का बोध होता होगा, किसी एक व्यक्ति का ही बोध होता होगा, या किसी भी चीज का संख्या में उसका एक ही बोध होता होगा, उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्लूरल बोलते हैं जहां पर एक से अधिक का बोध होता होगा, उसको प्लूरल बोलते हैं। तो हम पहले नाउन, अगर हम राम बोले तो ये सिंगुलर, क्योंकि एक ही के व्यक्ति का बोध हो रहा है। लेकिन हम बोलेंगे राम और श्याम, यहाँ पर दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लूरल, यानी एक से जो ही ज्यादा। मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा बकरी, तो यहाँ बकरी का मतलब हो रहा है कि एक ही बकरी का बोध हो रहा है। और मैं बोलूंगा बकरियां, तो यहाँ पर बहुत सारी बकरियां का बोध हो रहा है, तो वो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसी तरह प्रोनाउन, प्रोनाउन को तो आप समझ ही रहे होंगे कि, और प्रोनाउन को मैं बताता हूँ। प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो है आई, ही, सी, इट। ठीक है, ये क्या है? ये हालांकि दिस दैट जो है ये भी सिंगुलर है, लेकिन इसको हम लोग किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोनाउन की चर्चा हो रही है। तो आई, वी, सी, इट, दिस दैट, ये क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। लेकिन वी, यू, दे, है ना, दीज, दोज, ये सब प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, इसकी भी नियम होती है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाउन के बारे में होता है। तो वो जब हम लोग नाउन को पढ़ेंगे डिटेल में, उससे मैं बताएंगे कि हम लोग कैसे, क्योंकि उसी को नाउन एंड नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको आज, क्योंकि बेसिक नॉलेज अबाउट, आई एम ट्राइंग टू गिव यू बेसिक नॉलेज अबाउट द सेंटेंस, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको मैं प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउन में हम लोग इसको सेंटेंस में हम इसको इन सब प्रोनाउन को यूज करने जा रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जान गए हैं कि सब्जेक्ट या किसको कहते हैं? तो परफॉर्मर को सब्जेक्ट कहते हैं। वो हो क्या कह सकता है? तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन किसको कहते हैं? तो दुनिया में किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो नाउन की जगह पर जिसको हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो भाई ये क्या क्या हो सकता है? तो नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लूरल हो सकता है। अब नाउन को कैसे सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे? तो ये हम लोग नाउन एंड नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोनाउन में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? नाउन की जगह पर कौन कौन सी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? तो आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, वी, यू, दे, ये सब यूज करते हैं। इसमें कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है? तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सिंगुलर कौन कौन है और प्लूरल कौन कौन है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे मैं, क्योंकि मैं अभी आपको नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और सब्जेक्ट के बाद इसमें एक और सेंटेंस के अंदर मेन चीज होती है जो होते हैं प्रेडिकेट। तब ये प्रेडिकेट क्या होता है तो इसको समझिएगा। मैं इस चीज को मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बोर्ड है थोड़ा सा और कैमरा ज्यादा कैप्चर ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़े से ही स्पेस में हमारे सभी चीज करना पड़ रहा है, तो आप समझिएगा ये बात। प्रेडिकेट अब मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, तो मैं एक चीज लिखता हूँ, राम इट्स अ मैंगो।
मैंने लिखा राम इट्स अ मैंगो। अब इसमें तो चलो मैंने सब्जेक्ट की चर्चा कर ली, ये सेंटेंस है बाबू, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि देखो मैंने बताया था कंबाइंड फॉर्म ऑफ वर्ड, तो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, क्यों वर्ड है कल मैंने बताया था, ये भी वर्ड है, तो ये सब वर्ड मिलके एक सेंटेंस, यानी ये पूरा मिलके क्या बना दिया बाबू, एक सेंटेंस बना दिया, क्योंकि इसका मीनिंग भी निकल रहा है, सेंटेंस बना दिया। सेंटेंस में मैंने बताया कि सब्जेक्ट जरूरी होती है और प्रेडिकेट जरूरी होती है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि करने वाला को, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी चलो मैंने जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया था तो वो सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता चल गया। चलो सब्जेक्ट की बात यहाँ खत्म होती है, बाकी भी तो सेंटेंस में कुछ है, तो बाकी क्या है सेंटेंस में, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो सेंटेंस में बाबू बाकी क्या क्या चीज आ रहा है, तो ये वर्ब बोलते हैं, इसको वर्ब बहुत टाइप बोलते हैं इसलिए मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है, इसको आर्टिकल बोलते हैं बाबू, और इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। तो अब हमें इन चीजों को भी जानना है, तो पहला हमें क्या मिला है, वर्ब। तो प्रेडिकेट के अंदर में बाबू अभी आप इतना ही समझिए कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी चीज होगा उसको आप प्रेडिकेट के अंदर में भी रख दीजिएगा, आप अपने बेसिक नॉलेज के अनुसार। सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में होगा उसको प्रेडिकेट समझेंगे। तो प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, तो पहले आता है वर्ब, तो अब हम पहले किसका चर्चा करेंगे, we will talk about the verb। चलो तो हम अभी सेंटेंस की ही चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दो क्लासेस और लगेंगे सेंटेंस को समझने में, क्योंकि सेंटेंस को मैंने बताया सेंटेंस का दो हिस्सा मेन होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। अब हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब प्रेडिकेट में हमने देखा वर्ब आ गया है, तो पहले अब हम चर्चा करेंगे अबाउट द वर्ब। तो मैं ये सेंटेंस के अंदर में ही वर्ब पढ़ेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए अब वी हैव टू नो अबाउट द वर्ब। ओके, अब वर्ब किसको कहते हैं, पहले जानने की जरूरत है कि वर्ब किसको कहते हैं। वर्ब को का मतलब होता है क्रिया, इसको हिंदी में आप बोलते हैं क्रिया। तो जनरली बोलता है क्रिया को, वर्ब को डूअर वर्ड भी बोलते हैं, डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। तो ये क्या क्या हो सकता है, इसके भी टाइप होते हैं, तो समझिएगा। वर्ब को ना दो टाइप, दो मेनली फॉर्म में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा को बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का बहुत सारा नाम है, मेन वर्ब भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, और इसी को फुल वर्ब भी बोलते हैं। तो समझिएगा, अगर कोई भी चीज यहाँ लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, या मैं तीनों में से कोई भी वर्ड बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तीनों एक ही को बोलते हैं। मेन वर्ब भी इसी को बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी और फुल वर्ब, तीनों एक ही का नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कोई भी वर्ड इसमें से यूज कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग चलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का है यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके बेटर के हेल्पिंग वर्ब, है ना, आपके लिए बेटर होगा, लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। अब समझिएगा सहायक क्रिया को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सहायक क्रिया को, तो एक को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख दे रहा हूं तो वर्ड समझ जाइएगा, क्योंकि ज्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है। दूसरा मॉडल वर्ब, दूसरे को बोलते हैं मॉडल वर्ब, और तीसरा को बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये क्या क्या होता है तो समझना होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने आप सेंटेंस आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, और सेंटेंस के दो हिस्से हैं मेन हिस्से, उसमें एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट होता है, क्या होता है प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, तो वर्ब आता है, उसमें वर्ब कौन कौन सा होता है, तो उसी चीज की मैं अभी आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, सो दैट वी विल बी एबल टू कंबाइन द वर्ड्स एंड वी कैन क्रिएट द सेंटेंस। तो इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो आप समझिएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है।
तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसको इसलिए कहते हैं बाबू, क्योंकि ये ग्रामेटिकल, बहुत सारे ग्रामेटिकल यूज होते हैं इसको, ये टेंस में, वॉइस टेंस में, इंग्लिश की बहुत सारे इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामेटिकल यूज होते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले जानिएगा कि कोई पूछेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है, तो नंबर में ये 11 होते हैं। क्या होते हैं बाबू? नंबर में 11 होते हैं। और इसमें बी फॉर्म बोलते हैं इसको बाबू, बी फॉर्म, जिसमें बी फॉर्म में आता है इज, आर, एम। ये बाबू प्रेजेंट है, बी का प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म समझिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये मैं इसको कर दे रहा हूं, मैं स्पेस ले रहा हूं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चलिए, इसी का पास्ट फॉर्म जो आता है वो बी फॉर्म का ही पास्ट फॉर्म होता है वाज और वर। ये पास्ट फॉर्म है, किसका पास्ट फॉर्म है? तो बी का ही पास्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है हैव, हैज और हैड। हैव और हैज का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो ये दोनों जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये क्या है? पास्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है बाबू, मैं कहाँ लिखूं? इधर लिख देता हूं, देखिए ये भी उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा ही मैं कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। ये मैं लिख रहा हूं डू, डज, डिड। तो डू डज जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है और डिड जो है ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट नंबर के आधार पर कैसे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। किसी भी नाउन में, अगर एक चीज समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा स्पेशल चीज, किसी भी नाउन के साथ अगर हम लोग एस ऑब्लिक ई एस जनरली लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन किसी भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो यानी वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है और नाउन यानी सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो एक बात समझिएगा, हालांकि ये सिंटैक्स में पढ़ना है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी इसको जानना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। तो आपका क्वेश्चन जरूर होगा कि सर इसमें आप जो इतना सारा वर्ब अभी लिखे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है? तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए इज जो है ये सिंगुलर वर्ब है, एम भी है सिंगुलर वर्ब, लेकिन ये एम मात्र और मात्र आई के साथ यूज होता है। इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो मैंने क्या बोला कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो एक नाम को या तो सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर मैं थोड़ा देर पहले आपको लिख के बताया हूं ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। तो मैं ये यहां पर लिख दूं, इज का यूज बाबू किस किस के साथ होगा? तो ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो इज क्या है? बी फॉर्म का इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और ये क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। और ये सब जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर सिंगल नेम। मैंने बताया था किसी भी एक का नाम जो होगा वो भी सिंगुलर नाउन होगा, तो सिंगुलर नाउन होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज यूज करेंगे। एम जो है बाबू वो हमेशा आई के साथ ही यूज होता है, तो इसमें कोई इसका रूल रेगुलेशन नहीं है। और आर जो है वो इज का ही प्लूरल फॉर्म है। क्या है बाबू? प्लूरल फॉर्म है। अब ये प्लूरल फॉर्म है, आर जो है ये प्लूरल फॉर्म है इज का, तो मैं प्लूरल फॉर्म का मतलब ये प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब है, इसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। तो ही, सी, इट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है दे, ठीक है। और दे क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। आई का जो होता है वो होता है वी, तो वी क्या होगा? वी का प्लूरल फॉर्म, आई का प्लूरल फॉर्म वी होता है और वी के साथ क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब लेगा, तो
और किस टाइम में, ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट फॉर्म में, तो वी के साथ प्रेजेंट फॉर्म में, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, और प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल वर्ब कौन सा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आर है तो आर लेगा, ठीक है। यू को कभी कभी हम लोग एज ए सिंगुलर भी यूज करते हैं और एज ए प्लूरल भी यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। तो यू के साथ प्रेजेंट टाइम में प्लूरल वर्ब लेगा तो क्या लेगा, आर। सेम वे दीज और दैट दोज के साथ भी ये क्या लेगा बाबू, प्लूरल वर्ब लेगा जो आर यूज होगा। तो इज एम आर समझ गया कैसे, इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, एम भी है, और इन दोनों का प्लूरल को हम लोग आर में यूज कर सकते हैं। तो अब समझिएगा, जहां इज और एम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं वहां पास्ट फॉर्म में हम लोग वाज यूज करेंगे। मेरा बात फिर से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट फॉर्म में जहां हम लोग इज और एम यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में वहां हम वाज को यूज करेंगे। अब ये बात आपको समझ में आएगी कि सर कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म क्या है और पास्ट फॉर्म क्या है। तो समझिएगा, हिंदी के वाक्य में अगर अंत में सेंटेंस वाक्य के अंत में है, हूं, हो ऐसा लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर हिंदी के वाक्य में था, थे, थी लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट फॉर्म में है। तो हिंदी में अगर वाक्य में रहेगा, हिंदी में है, हूं, हो, तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर था, थे, थी तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट फॉर्म में है। तो जैसे ही पास्ट फॉर्म रहेगा और मान लो सब्जेक्ट ही रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट सी रहेगा तो वाज लगाएंगे, इट, दिस, दैट रहेगा या सिमिलर नेम रहेगा तो वाज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आई भी रहेगा तो वाज लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इस प्रेजेंट टाइम में जिसके साथ हम लोग इज एम जो जिस के साथ यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ, पास्ट फॉर्म में वो सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग वाज यूज करेंगे, और प्रेजेंट फॉर्म में आर जिस के साथ यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में उसके साथ हम लोग वर यूज करेंगे। यानी अभी मैंने तुरंत बताया कि हाँ फिर नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहीं पर लिखता हूं मैं, ऐसे करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इज एम का पास्ट फॉर्म होता है बाबू वाज, और आर का पास्ट फॉर्म होता है वर, ठीक है। और अब आपका दिक्कत आ रहा होगा कि सर कैसे समझेंगे प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म, तो मैंने बता दिया हिंदी में लिखा रहेगा तो है, हूं, हो से समझ जाइएगा प्रेजेंट फॉर्म। अगर हिंदी में सेंटेंस रहेगा तो था, थे, थी से समझ जाइएगा पास्ट फॉर्म। अगर इंग्लिश में दिया रहेगा सेंटेंस, मान लो मैं जैसे यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज अ कैट, अब मैं पूछूंगा ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में, तो आपको ध्यान में लाना पड़ेगा कि सर बताया था कि इज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है। किसका प्रेजेंट फॉर्म है, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म में इज आता है, तो ये इज जैसे ही हम यहाँ देखेंगे हम समझ जाएंगे प्रेजेंट फॉर्म है। और जैसे ही अगर हम मान लो यहाँ पर लिख देते आई वाज अ स्टूडेंट, तो जैसे ही यहाँ वाज आएगा अंग्रेजी का तो समझ जाना है कि पास्ट फॉर्म है। यानी इज आर एम में से किसी एक का अगर इंग्लिश सेंटेंस में आप देखेंगे यूज तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट फॉर्म है, और जैसे ही वाज वर लगा रहेगा दोनों में से कोई एक तो आप समझ जाइएगा पास्ट फॉर्म में है। तो आप इसमें तो कोई समझ में दिक्कत नहीं आई होगी कि कैसे समझेंगे कौन प्रेजेंट फॉर्म में है, कैसे समझेंगे कौन पास्ट फॉर्म में है। तो हिंदी में पहचान बता दिया और इंग्लिश की भी पहचान बता दिया। अब इसमें मैंने ये भी बता दिया कि इसमें बाबू सिंगुलर कौन है, सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है। इसका मैंने ये भी बता दिया कि इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है और पास्ट फॉर्म में कौन सिंगुलर है। तो पास्ट फॉर्म में जो ये सिंगुलर है, पास्ट में भी ये सिंगुलर है, प्रेजेंट में भी ये सिंगुलर है, और ये प्रेजेंट में भी प्लूरल है और पास्ट में भी प्लूरल है। तो इसमें यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं जो आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा शुरू किया है उसका मैंने बी फॉर्म आज आपके साथ डील किया है। कल वी विल टॉक अबाउट हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इसके बारे में कल हम समझेंगे, और दिन उसके बाद हम समझेंगे इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक एक के बारे में हम डील करेंगे। इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, सबका यूज हम समझेंगे, कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे वो भी समझेंगे। फिर हम लोग मॉडल वर्ब भी समझेंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी समझेंगे, क्या सब में डिफरेंस है वो भी समझेंगे। फिर इसको सेंटेंस में कैसे हम लोग अरेंज करेंगे और कैसे इंग्लिश की शुरुआत कर देंगे, ये सारा समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस बने रहिएगा साथ में, वीडियो कोई भी एक भी क्लास में मिस मत कीजिएगा, रोज देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप समझ पाते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बाय द वे अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रही है
या कोई दिक्कत हो रहा है तो उस दिक्कत को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, सो डैट हमें पता चले और हम उस दिक्कत के ऊपर काम करके उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाए तो इसके लिए आपको एक काम जरूर करना होगा और आसपास के लोगों से भी करवाना होगा कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं भी लोगों के साथ ज़्यादा, और जब अगर किसी आवश्यक काम से बाहर भी जाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। कम से कम 6 फीट या 1 मीटर की दूरी मेंटेन कीजिए लोगों के बीच, और एक एक्टिव सिटीजन बनिए इंडिया का। जितना हो सके आपसे भारत को सहयोग कीजिए, भारत को सुरक्षित रखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी जमात को लेके बहुत सारे चल रही है, अभी डायलेमा चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, डिबेट चल रही है, बहुत सारी बात विवाद चल रही है। तो इन चीज़ों को मैं नहीं जानता, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि अरे आँख वालों तुम्हें हिंदू और मुसलमान दिखता होगा, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो सिर्फ इंसान दिखता है, मुझे तो सिर्फ इंसान दिखता है। तो बस आपको भी आपके सामने कौन है कौन नहीं है इसकी कोई पहचान नहीं करना है, बस आपको यही पहचान करना है वह एक इंसान है और वो भारतीय है। लेकिन मैं इंसान की तो चर्चा कर रहा हूँ, साथ में मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे पेट एनिमल्स भी होंगे जो इधर उधर भौंक रहे होंगे, जिससे अभी खाना की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरी मार्केट बंद है, पूरे होटल्स बंद है, सारे चीज़ बंद है, तो उन्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो प्लीज़ हेल्प देम ऑल्सो, उनको भी आप थोड़ा अपने तरफ से खाने के प्रबंध करवा दीजिए, उनकी भी रक्षा कीजिए, वो भी हमारी सोसाइटी के पार्ट हैं, हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी भी रक्षा करें। और प्लीज़ बी हम्बल एंड काइंड विद द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग टू, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।